हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं। आज हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम बहुत सारे वर्क करते हैं। किसी एक एक्टिविटी को बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में या सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देना और हर एक पार्ट को एक ऐसे वर्कर को देना जो कि उसके लिए सूटेबल हो। द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। किसी एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड ओनली अ पार्ट ऑफ वर्क। और एक एम्प्लॉय को एक ही काम देना या उसको उस जॉब पर असाइन करना क्या है, हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क है। सपोज़ कीजिए हम एक शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कपड़े की कटिंग होती है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट या उसके लिए अलग एक्टिविटी, वहाँ पर जो स्टिचिंग होती है उसके लिए अलग एक्टिविटी, उसके लिए अलग एम्प्लॉयज़, बटन स्टिचिंग के लिए अलग, डाइंग करने के डिपार्टमेंट अलग। तो एक एक्टिविटी को हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट में या बहुत सारी स्मॉल एक्टिविटीज़ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ऑथोरिटी का मतलब है कि जो सारी अथॉरिटी है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ का ओनर है, उसको अपने पास में रख के उसको डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, अगर टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स जो हैं, वही सबको रिक्रूट करेंगे तो वो प्लानिंग कब करेंगे, उनके जो काम है वो कब करेंगे। तो उनको अपने जो अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ये अथॉरिटी दे देनी चाहिए। अथॉरिटी के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अथॉरिटी है किसी भी डिसीज़न को लेने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए जिम्मेदारी, कि आपने जो डिसीज़न लिया है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा, जिसने डिसीज़न लिया है वही होगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम अथॉरिटी दे रहे हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। According to discipline, the organization rules and agreement should be obeyed by the superior and subordinates. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या जितने भी एग्रीमेंट बनाए जाते हैं जब कोई एम्प्लॉय कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में आता है, सो ऐसा नहीं है कि वो जितने भी रूल्स हैं या एग्रीमेंट है या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए हैं। उनको सबॉर्डिनेट के साथ साथ सुपीरियर्स को भी फॉलो करना है, वो दोनों के लिए हैं और दोनों को ही उनको फॉलो करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑफिस में जो एक वर्कर है, एक वर्कर के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए या एक सबॉर्डिनेट के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और सिर्फ उसी, जो कि सिर्फ वही उसको ऑर्डर करेगा और वो सिर्फ उसी के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे बॉस हैं या उसके बहुत सारे सुपीरियर्स हैं और सबके साथ एक साथ उसको कमांड कर रहे हैं, तो फिर किसका काम पहले करेगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। सो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का कहना है कि एक एम्प्लॉय के लिए या एक सबॉर्डिनेट के लिए सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसको कमांड करेगा और वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सबॉर्डिनेट जो है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर के लिए यहाँ पर आपका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एक ही गोल को अचीव करना चाहती हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, एक अलग डिपार्टमेंट बना लेना चाहिए, उनको एक अलग डिपार्टमेंट में रख देना चाहिए और उन सब एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना चाहिए, एक ही प्लान बनाना चाहिए। मतलब जो एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं या एक डिपार्टमेंट है, उन सब के लिए अलग अलग प्लान होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है या इंडस्ट्री है जो कि दो प्रोडक्ट बना रही है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन प्रोडक्ट्स, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए अलग प्लान, अलग पॉलिसीज़ और मेडिसिनल के लिए अलग प्लान और अलग पॉलिसीज़। दोनों एक साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए उनकी एक्टिविटीज़, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल कहना चाहता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से पहले, हमारी प्रायोरिटी किस लिए है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करें। सबसे पहले अगर हम किसी एक एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उसके लिए लायबल हैं, हम उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़।
द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रिम्यूनरेशन। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको एक फेयर रिम्यूनरेशन दें, एटलीस्ट इतने रिम्यूनरेशन तो उनको प्रोवाइड करें कि जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसको अचीव कर पाएँ। जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो उसको पूरा कर पाएँ और अपनी कुछ बेसिक नीड्स को उसके साथ साथ जो और भी वो काम करना चाहते हैं उसको वो अचीव कर पाएँ, उनके जो गोल्स हैं वो जो करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में आता है हमारा कि पावर या डिसीजन मेकिंग पावर या और भी जितनी जिम्मेदारी हैं वो किसी एक के हाथ में होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि उसको सब में डिवाइड कर देना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो। सपोज दैट शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, ये सेंट्रलाइजेशन मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए, बल्कि जो एम्प्लॉय हम रिक्रूट कर रहे हैं या फिर और जो बहुत सारे डिसीजंस हैं कि वर्कर्स को गाइड करना, उनकी ग्रीवेंस को सुनना, सो ये सब क्या, ये छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सब हमें डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन में है रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक फॉर्मल लाइन होती है, एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। सपोज दैट सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र डायरेक्ट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाकर बात नहीं कर सकता। अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो वो किससे बात करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। एंड देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर उस केस को सॉल्व कर पाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो किससे कंसल्ट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से। ये क्या है, हमारी एक स्केलर चेन है जो कि एक प्रेस्क्राइब जो पाथ में कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पर सुपरवाइजर भी डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो भी डायरेक्ट सुपरवाइजर से बात नहीं कर सकता, वो पहले किससे कंसल्ट करेगा या उसको कोई भी पॉलिसी अप्लाई करनी होगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। और अदरवाइज अगर सुपरवाइज़र है उसको कोई डिस्कशन करना है मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के साथ और किसी कारण या किसी वजह से वो नहीं कर पा रहा है और उसको डिसीजन लेना है तुरंत ताकि टाइम डिले ना हो जाए, सो वो सेम पोस्ट पर जो और अदर सुपरवाइज़र है वो उनसे कंसल्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। यहाँ पर किसी पर्सन को ऑर्डर देना नहीं है, यहाँ पर है कि जो राइट पर्सन है उसको सही जगह पर रखा जाए, उसको सही जॉब दी जाए जिसके वो लायक है, जिसके वो कैपेबल है, दैट इज़ ऑर्डर। अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब, कि एक पर्सन को उस राइट जॉब देनी चाहिए एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। और जो चीज़ें हैं जैसे फिजिकल रिसोर्स है, मशीनरी है, जिस मशीनरी की जहाँ पर ज़रूरत है उसको वहाँ पर रखना चाहिए, जिस एम्प्लॉय की जिस जॉब के लिए ज़रूरत है उसको वहाँ पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल। जो मैनेजर्स हैं उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो मेल्स हों, फीमेल्स हों, अलग कास्ट से हों, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हों, उन सबको एक साथ फेयरली उनको ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या किसी अलग कास्ट का हो। तो किसी भी बेस पर किसी भी वजह से कोई ऐसे ही कोई भी पॉइंट ना हो जिसकी वजह से वो वहाँ पर भेदभाव हो, सबके लिए इक्विटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी of personnel. There should be a stability of tenure of the employees so the works continuous efficiently. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो स्टेबल रहें, बार बार चेंज ना हो। इससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और टाइम बहुत डिले होता है। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो है बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। इनिशिएटिव में आता है कि एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नई नई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हम जो डिसीज़न लेते हैं या बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, प्लान्स बनाते हैं, उनको भी उसमें पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि उनका वो मोटिवेट हो, उनका मोरल बढ़े और अच्छे से अच्छा काम करें। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड लास्ट, एस्पिरिट द कॉर्प्स। अ मैनेजर शुड कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग द सबॉर्डिनेट्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है कि जो मैनेजर्स हैं उसको अपने सबॉर्डिनेट में एक टीम स्पिरिट की भावना जो है वो डेवलप करनी है ताकि वो एक काम को करने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक गोल है, सब उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, सो सब अलग अलग काम क्यों करें, वो एक सब एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। मैनेजर्स को जैसे वी की जगह आई की जगह वी वर्ड्स यूज़ करना चाहिए ताकि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर टीम स्पिरिट पर बहुत फोकस किया गया और टीम स्पिरिट की जो भावना है वो सबॉर्डिनेट्स में जगानी है मैनेजर को ताकि वो सब एक टीम की
तरह काम करें। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।